हेलो स्टूडेंट्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही लास्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इस चैप्टर में है वो ट्रेड, इन्वेस्टिंग, कंपनसेशन सब से रिलेटेड है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। पहले ये देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है। ये किसकी स्टेटमेंट है? ऑल ट्रांजेक्शन, ऑल मोनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ वन कंट्री टू अनदर। जैसे कंट्री इंडिया है और इसका पाकिस्तान लगा लो, हमारा पड़ोसी देश। पाकिस्तान से कोई मोनेटरी ट्रांजेक्शन है, जैसे पैसे दे दिए, 100 रुपये मान लो, ज़्यादा क्यों देंगे, तो 100 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, BOP के अंदर आएगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आएगा ये ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो सारी पैसे की ट्रांजेक्शन है, जो लेने देने की पैसे की ट्रांजेक्शन है, वो BOP में आएगी। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके कंपोनेंट क्या है? जो इसके कंपोनेंट हैं वो 3 कंपोनेंट हैं। क्या क्या? फर्स्ट है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और थर्ड ऑफिशियल रिजर्व। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, वो देख लेते हैं। ठीक है, करंट से आपका क्या है? करंट यानी जो फिलहाल में चल रहा है, जैसे करंट अफेयर आते हैं ना, वैसे करंट का सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फ्यूचर में ट्रांजेक्शन नहीं करता, फ्यूचर क्लेम नो फ्यूचर क्लेम। ठीक है, जैसे फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं, सारी ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन ही होंगी। ठीक है, और फ्यूचर से क्लेम नहीं कर रहा। सेकंड, एसेट लाइबिलिटी को कोई प्रभाव नहीं है, एसेट लाइबिलिटी को कोई प्रभाव नहीं है। इससे चाहे करंट अकाउंट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट क्या हैं? करंट अकाउंट में आता क्या क्या है? तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक, करंट ट्रांसफ़र। ठीक है, करंट ट्रांसफ़र में क्या है, जो चैप्टर फर्स्ट सेकंड में समझा दिया। ट्रांसफ़र का मतलब यूनिलेटरल पेमेंट है, वो सारी ट्रांसफ़र में आती हैं। जैसे ग्रांट्स, डोनेशन, ये सारे ट्रांसफ़र में आएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भी 2 हैं, एक फैक्टर, एक नॉन फैक्टर। ये नेक्स्ट पेज में समझा देते हैं। करंट अकाउंट के कंपोनेंट समझ रहे हैं, तो इसके 3 कंपोनेंट हैं। एक करंट ट्रांसफ़र, ठीक है, एक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, और इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इसमें जैसे कोई मोबाइल है, जैसे ये आईफोन लगा लो आप, आईफोन है, ये दूसरे देश में बनता है। ठीक है, इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल है इसका। आईफोन है, कोई गैस, कोई मेडिसिन जो दूसरे देशों में बन रही है, यहाँ पर इंपोर्ट हो रही हैं, तो वो भी इसमें ही आएंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी करंट अकाउंट में। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है, जो करंट अकाउंट में आएंगी तो इसमें ये टेंजिबल हैं या नॉन टेंजिबल।
बताओ, टेंजिबल तो वो है जिसे छू सके, नॉन टेंजिबल जो है जिसे छू नहीं सके, तो ये टेंजिबल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस। ठीक है, और फैक्टर सर्विस, सॉरी लिखना भूल गया, फैक्टर सर्विस। इसके एक्सपोर्ट एंड सर्विस के दो टाइप, नॉन फैक्टर और फैक्टर। नॉन फैक्टर में क्या होता है, सर्विस में वो होता है नॉन टेंजिबल, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट, पहले ये छोड़ दो, फैक्टर और नॉन फैक्टर को छोड़ दो, सर्विस में देख लो पहले। सर्विस में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को छू थोड़ी ना सकते हैं, तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस में आएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर और नॉन फैक्टर हो गए, फैक्टर और नॉन फैक्टर, नॉन फैक्टर हो गए। फैक्टर और नॉन फैक्टर हो गए, तो फैक्टर में क्या आएगा, फैक्टर में जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कुछ लेवल ऑफ आउटपुट निकल के आ रहा है, तो वो फैक्टर में आएगा। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें आ गया फैक्टर में। सेकंड एग्जांपल हो गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आ गया, तो सेविंग किस में आएगा, सेविंग नॉन फैक्टर में। ठीक है, बैंकिंग भी, ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे। ठीक है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ये सभी नॉन फैक्टर में आएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, अब ये सर ये बचेगा करंट ट्रांसफ़र, सॉरी दिख नहीं रहा, करंट ट्रांसफ़र रह गया। ट्रांसफ़र का जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट की थी तभी करवा दिया था। ट्रांसफ़र वो है यूनिलेटरल पेमेंट, जिसके बदले में हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जैसे ग्रांट, डोनेशन वगैरह इसमें आ रही है, किसी को हेल्प करते हैं, वो भी करंट ट्रांसफ़र में आती है। ठीक है, अब बच गया कैपिटल अकाउंट। ये आपसे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मेनली होता है, इसमें गुड्स एंड सर्विस का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सिर्फ मॉनेटरी, मॉनेटरी, इसमें पैसे का ही हेर फेर है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसमें पैसे का ही हेर फेर है, कहने का मतलब ये है। अब इसकी एक बार डेफिनेशन सी देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच इम्पैक्ट ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी। करंट अकाउंट एसेट और लाइबिलिटी पे प्रभाव नहीं डालता था, ये एसेट और लाइबिलिटी पे पूरा प्रभाव डालता है, लाइबिलिटी। ठीक है, तो उसे कैपिटल अकाउंट कहेंगे। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट क्या है, इसके भी दो ही कंपोनेंट है, एक बोरोइंग, बोरोविंग, सॉरी स्पेलिंग डब्ल्यू आएगा पीछे, बोरोइंग, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, तो इसमें दो आएंगे। ठीक है, अब पेज चेंज कर लेता हूँ मैं। बोरोइंग, तो बोरोइंग क्या है, बोरोइंग के भी अब दो टाइप हैं। बोरोइंग किसी से पैसे उधार लेना, बोरोइंग। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कॉमर्शियल, कॉमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, और सेकंड क्या है, एक्सटर्नल असिस्टेंस। स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं, एक बार चेक कर लो स्पेलिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ठीक है। अब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है, वो क्या है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग वो है, हमें मार्केट रेट पे, मार्केट रेट पर पैसा मिलता है, जो रेट मार्केट में है उसी रेट पर जो पैसा उधारी मिल रही है, वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है। ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या है, ये वो है जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट है उससे कम मिले, वो है एक्सटर्नल असिस्टेंट रेट। ठीक है, अब ये एसेट और लाइबिलिटी को कैसे बढ़ाता घटाता है, कहा है ना स्टार्ट में ही, जो कैपिटल अकाउंट है वो एसेट और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट करता है। वो कैसे इम्पैक्ट करता है देखते हैं। बोरोइंग है, बोरोइंग इम्पैक्ट ऑन
इम्पैक्ट ऑन एसेट और लाइबिलिटी। कैसे? किसी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और जैसे ए के पास 100 रुपये हैं और बी के पास कोई 100 रुपये की चीज़ है, जैसे गुड्स मान लेते हैं, कोई 100 रुपये की सामान है, ठीक है। जो सामान है बी के पास, ये क्या है? एसेट, और ये 100 रुपये ये लाइबिलिटी, ठीक है। अब ये इससे उधार लेगा तो इसकी लाइबिलिटी डिक्रीज, एसेट इंक्रीज, क्योंकि ये गुड्स देख के ही तो उधार देगा, कितने का सामान उस पे तो देगा, ऐसे तो थोड़ी ना अंधाधुंध दे देगा। अगर वो कल को सामान ना देता, वो गुड्स को बेच कर वो सामान की जो कीमत उसने चुकाई है वो पूरी कर सकता है, ठीक है, समझ गए। और इसका एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, तो ऐसे बोरोइंग एसेट और लाइबिलिटी को प्रभाव करता है, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके भी दो टाइप, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, डॉट लगा देता हूँ सीधा, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो को एफआईआई भी कहा जाता है, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। फ़र्क क्या है? जैसे आपने वो देखे होंगे कैफ़े मान लो, ये मैकडोनल्ड्स है, इसकी जो ब्रांच इंडिया में खुल रही हैं, ये है तो बाहर का ब्रांड, अब खुल इंडिया में रहा है, इसने खुद की तो ज़मीन खरीद रखी है और उस पे खुद का ही वो लगा रखा है, होटल सा, कॉफ़ी मिलती है उस पर, सारा सब। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फॉरेन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? वो तो डायरेक्ट है, उसने खुद की ज़मीन ले रखी है, खुद उस पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, खुद प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये डायरेक्ट है। अब फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट मतलब किसी चीज़ के शेयर खरीद लेते हैं और उसके कुछ पार्टनरशिप मिल जाती है, वो है इनडायरेक्ट। अब उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल है उन पे, ये शेयर्स और बॉन्ड खरीद लेते हैं, ठीक है, और ये ज़मीन खरीद कर उसको यूज़ करते हैं, तो ये फॉरेन डायरेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इससे आगे ऑफिशियल रिजर्व और जो बाकी का बचा पोर्शन वो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब के लिए ये कंप्लीट कर लेना। बाय।